रेजोनेंस इन एसी सर्किट, एक नया वर्ड आज आप सुन रहे हो। हेडिंग लिखो प्लीज कॉपी में आगे। रेजोनेंस इन एसी सर्किट। अब रेजोनेंस वर्ड का मतलब समझेंगे, ये हो सकता है कि केमिस्ट्री वाले रेजोनेंस से अलग हो। जल्दी से लिखो सब बच्चे। ठीक है ना। रेजोनेंस का मतलब क्या है? फिजिक्स में या इस चैप्टर में एसी सर्किट में अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेजोनेंस, व्हाट डज दैट वर्ड मीन? रेजोनेंस का मतलब क्या है? लिखो देखो। इन एन एलसीआर सर्किट, in an LCR circuit, resonance occurs if, resonance occurs if, कब बोलते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है? व्हेन डू वी से कि रेजोनेंस हो रहा है? इफ XL इक्वल टू XC। रेजोनेंस बेटा तब बोलते हैं, रेजोनेंस वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है ना, रेजोनेंस का मतलब तो कहते हैं यहाँ रेजोनेंस वर्ड क्यों आता है? रेजोनेंस इज एन इंग्लिश वर्ड। रेजोनेंस का मतलब एक जैसा होना या दो लोगों की थिंकिंग का एक जैसा। हम कहते हैं ये दोनों चीजें रेजोनेंस में है, यानी इनकी थिंकिंग इनकी सोच एक जैसी। तो हम यहाँ पे रेजोनेंस वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेल और एक्ससी बराबर है। मेरे पास एक एलसीआर सर्किट होगा, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक एलसीआर सर्किट होगा। देखिए ये मेरे पास एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट में कितने लोग हैं जो करंट को रोकते हैं? ध्यान से देखो, कितने लोग हैं जो करंट को रोकते हैं? 3 लोग। इंडक्टर कितनी रुकावट देता है? एक्सेल। कैपेसिटर कितनी रुकावट देता है? दैट इज कॉल्ड एज एक्ससी। और रेजिस्टर कितनी रुकावट देता है? आर। अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो, अगर, इट इज नॉट नेसेसरी, तो रेजोनेंस जरूरी नहीं है हो। रेजोनेंस कब बोलेंगे कि हो रहा है? कब बोलेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है? अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर आ जाए। तो लिखिए, in an LCR circuit resonance occurs if XL equal to XC। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। XL की वैल्यू ओमेगा एल, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C। ओमेगा ऊपर लाओ, एल नीचे ले, तो ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC। यानी ओमेगा अगर किसके बराबर है? 1/√LC। अगर ओमेगा की वैल्यू, रेजोनेंस चेक करने का पहला तरीका यह था कि एक्सएल एक्ससी को चेक कर लो, दिस वाज फर्स्ट वे ऑफ चेक। इसके अलावा आप चेक करो, अगर ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, इस वैल्यू को कई बार हम ओमेगा आर भी बोलते हैं, रेजोनेंस फ्री ओमेगा, या दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या कई बार इसको नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो पूछते हैं ओमेगा क्या चीज? बच्चा बोल रहा है ओमेगा क्या? बेटा ओमेगा क्या है? आपका एसी सोर्स है। एसी सोर्स में जो वोल्टेज है वो होगी E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो हर एसी सोर्स में एक ओमेगा होता है। हर एसी सोर्स में एक ओमेगा होता है। और अगर वो ओमेगा इसके बराबर हो गया, अगर वो ओमेगा इसके बराबर हो गया, तो यानी सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हो जाएगा यानी एक्सएल और एक्ससी बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा ओमेगा को लिख दो 2 पाई एफ। 2 पाई एफ इज 1/√LC। तो यहां से एफ भी निकाल लो। तो एफ कितना आ रहा है? 2 पाई नीचे ले जाओ, 1/√LC। ये देखिए, ये भी निकाल लो।
ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या कई बार बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करने का तरीका है क्या? देखो, तीन तरीके हैं चेक करने. whether there is resonance in the circuit or not, there are three ways of checking. आप चेक कर लो एक्सएल एक्ससी, अगर बराबर है रेजोनेंस. आप अपने एसी सोर्स का जो ओमेगा है उसको इस वैल्यू से कंपेयर कर लो. अगर आपके एसी सोर्स का ओमेगा ओमेगा आर के बराबर हो गया तो भी रेजोनेंस हो रहा होगा. या फिर आप अपने एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो. आपको पता है हर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है. सोचो इस लाइन को जो बोल रहा हूं, हर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है. हमारे इंडिया में जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए. लेट मी सी, पहले तीन बच्चे. इंडिया में जो एसी सोर्स है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? जल्दी करो यार, एक ही बच्चे ने रिप्लाई करा है अभी. आई वांट टू सी तीन लोग. ये भी नहीं पता कुछ को तो. कोई कह रहा है 220 वोल्ट. अरे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं यार, फ्रीक्वेंसी. हाँ, अब तीन बच्चे हो गए. हमारे इंडिया में जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. यूएस में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज. अगर आपके एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू से मैच हो गई तो सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा. रेजोनेंस हो जाएगा का मतलब क्या है? कि एक्सएल और एक्ससी बराबर आ जाए. ठीक है ना? तो रेजोनेंस चेक करने के लिए एक्सएल एक्ससी बराबर होने चाहिए. कब बराबर आएंगे? जब ओमेगा आपका इसके बराबर, या जो आपका एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू के बराबर. ठीक है, तो आप क्या कहोगे? रेजोनेंस. और बेटा रेजोनेंस हो गया यानी आपका सर्किट विल बिकम वेरी वेरी. रेजोनेंस होते ही आपका सर्किट बहुत आसान हो जाएगा. देखते हैं, लिखेंगे आगे. नहीं, आगे लिखेंगे. व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस. देखो, व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस. रेजोनेंस हो रहा है तो उससे फायदा क्या है? ठीक है, हो रहा है, एक्सएल एक्ससी बराबर आ गए, तो मैं क्या करूं? क्या क्या हो रहा है मेरा उससे? रेजोनेंस होने से तीन पॉइंट्स लिखेंगे. रेजोनेंस होने से क्या फायदा? पहला पॉइंट लिख रहे हैं, रेजोनेंस होने से क्या फायदा होता है? Z बिकम्स मिनिमम. सर्किट में जो रुकावट है Z, वो सबसे कम हो जाएगी. सर्किट में जो रुकावट है Z, दैट विल बिकम. क्यों? क्योंकि यहां बनाते हैं, चलो सर्किट बिठा दिया मैंने. ये इंडक्टर था, ये कैपेसिटर था, ये resistor. ये देखिए बेटा, इस सर्किट में तीन लोग थे. ध्यान से देखो, इस सर्किट में तीन लोग थे जो करंट को रोक रहे. ये था इंडक्टर एक्सएल, ये था कैपेसिटर एक्ससी, और ये था रेजिस्टर. है ना? यहाँ देखिए, तीन लोग थे. टोटल रुकावट कितनी थी सर्किट में? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का. टोटल रुकावट कितनी थी? है ना? तो अगर रेजोनेंस हो गया, व्हाट हैपेंस एट, अगर रेजोनेंस हो गया तो क्या होगा? रेजोनेंस के होने से व्हाट विल हैपन? अगर रेजोनेंस हो गया तो उससे क्या होगा? उससे आप देखिए, जेड के फॉर्मूले में एक्सएल और एक्ससी कैंसिल हो जाएंगे. अगर एक्सएल एक्ससी बराबर हो गए तो जेड के फॉर्मूले में से तीन में से दो लोग कैंसिल हो जाएंगे, और जेड की वैल्यू जो इतनी बड़ी थी वो कम हो जाएगी. तो रेजोनेंस पे
जेड मिनिमम हो जाता है, जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर के। इसके साथ एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। जेड का ओमेगा के साथ, जेड का ओमेगा के साथ, जेड जो है वो सीधा सीधा ओमेगा पे डिपेंड करता है। जेड जो है, कोई कहता है कहाँ करता है, अरे एक्सएल के अंदर क्या आता है, ओमेगा एल, एक्ससी के अंदर क्या आता है, 1/ओमेगा सी। तो जेड की वैल्यू देखो किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा पे करती है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये देखो, एक पॉइंट पे आप देख रहे हो जेड की वैल्यू मिनिमम हो गई, एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं जेड की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो गई। ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, ये आर के। और ऐसा कब हुआ होगा, जब ओमेगा आर, जब रेजोनेंस हुआ। अभी हमने बताया था ना ओमेगा किसके बराबर होता है रेजोनेंस पे, तो देखो लिखा था तुम लोगों ने 1/√LC। अगर मेरा सर्किट में ओमेगा 1/√LC के बराबर है, यानी सर्किट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी। और ये वैल्यू जेड की बड़ी हो गई या कम हो गई, कम हो गई ना बेटा। तीन लोग थे, आर एक्सएल एक्ससी, उसमें से दो कट गए तो जेड की वैल्यू कम हो गई। ग्राफ से भी देखिए जब रेजोनेंस होता है तो जेड की वैल्यू सबसे कम हो जाती है, ठीक है ना। तो पहला फायदा रेजोनेंस का ये। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, रेजोनेंस पे और क्या था। अब आपको पता था करंट का फॉर्मूला, आई नॉट लिख लो, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। हमें पता है एलसीआर सर्किट में करंट जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला ई नॉट बाई जेड। देखो, अगर मेरे सर्किट में रेजोनेंस हो जाए तो क्या बेनिफिट होगा, कोई बताएगा, रेजोनेंस हो जाए तो करंट की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, करंट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। रेजोनेंस होने से करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। क्यों, देखो, क्योंकि जेड मिनिमम हो रहा है, जेड सबसे कम हो रहा है, रेजोनेंस पर जेड मिनिमम हो रहा है। वैसे सोचो बेटा, सुनो सुनो, तीन लोग रोकने वाले थे, इंडक्टर भी रोकता था, सुनिए बेटा प्लीज प्लीज, इंडक्टर रोकता था, कैपेसिटर रोकता था, रेजिस्टर रोकता था, तो करंट बेचारा बहुत मुश्किल से फ्लो कर पाता। अब आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, दो लोग कट गए, आपस में ही कट गए। तो करंट को रोकने वाला सिर्फ एक ही जना है, करंट को रोकने वाला सिर्फ एक ही जना है। तो रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम हो गई, जेड कम हो गया, रुकावट बहुत कम है, सिर्फ ये है। और फॉर्मूले से देखो, अगर जेड सबसे कम हो गया है, मिनिमम हो गया है, तो करंट बहुत ज्यादा हो गया होगा, करंट बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गया। तो लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, लिखिए बेटा सब बच्चों। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस the current in the circuit becomes maximum. This is because, लिख लो प्लीज जो बता रहे हैं, at resonance the current in the circuit becomes maximum. This is because there is least obstruction in the circuit. This is because there is least obstruction in the circuit. ठीक है ना। और थोड़ा सा सोचो, एक मिनट टाइम दे रहा हूं, जैसे आपने ये ग्राफ बनाया ना जेड और ओमेगा का, ऐसे मेरे को एक ग्राफ बना के दिखाओ, यहां बना सकते हैं, सर्किट में फ्लो करने वाले करंट और ओमेगा, करंट और ओमेगा का ट्राई।
बनाइए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए। बनाओ जल्दी से प्लीज। करंट का ग्राफ देखिए कैसा होगा। करंट जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट जो है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान दो। करंट का ग्राफ जेड के ग्राफ का बिल्कुल उल्टा। करंट का जो ग्राफ है वो जेड के ग्राफ का बिल्कुल उल्टा। ये जेड का ग्राफ था, तो करंट का ग्राफ यानी जब रेजोनेंस होगा, जब सर्किट में रेजोनेंस होगा, तब जेड तो क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था। जेड मिनिमम हो गया था, पर इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम। ये हमारा रेजोनेंस पॉइंट है। रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, और कितनी हो गई है ये वैल्यू, ई नॉट बाय आर। रेजोनेंस पे करंट कितना हो गया है, ई नॉट बाय जेड नहीं, ई नॉट बाय आर। आर कैसे हो गया, क्योंकि जेड के फॉर्मूले में एक्सएल एक्सी तो कट गए ना। जेड तो किसके बराबर आ गया, आर। तो करंट के फॉर्मूले में ई नॉट बाय जेड नहीं, हालांकि सर्किट एलसीआर है, सर्किट एलसीआर है, पर मैं जेड नहीं, जेड की वैल्यू आ किसके बराबर गई है, आर के बराबर। करंट कितना हो गया, ई नॉट बाय। और ये करंट कम है या ज्यादा है, ये करंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि रुकावट बहुत कम हो गई। जेड की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ देखो, जेड की वैल्यू में से ये दोनों कट गए, जेड छोटा हो गया। जेड छोटा हो गया तो करंट बहुत ज्यादा। एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। मैक्सिमम करंट फ्लोज इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। वो आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है ये। तो जब आपके एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा, तो एलसीआर सर्किट में करंट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे चाहते हैं आप ग्राफ, तो आई की वैल्यू लेबल भी कर लेते हैं। क्या लिखोगे, ई नॉट बाय आर। करंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा जेड मिनिमम होता है, दूसरा पॉइंट हमने देखा करंट मैक्सिमम होता है, और क्या होता है रेजोनेंस पे, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। जल्दी से एक पॉइंट करके और फिर न्यूमेरिकल पर आ जाओ। तीसरा पॉइंट, व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर क्या, tan फाई। चलिए जल्दी से बेटा क्विकली tan फाई रिप्लाई करो, कितना आ जाए। जब रेजोनेंस हो रहा है तब tan फाई कितना है। जल्दी जल्दी में ना गलत आंसर रिप्लाई करते हो, ये भी नहीं सोचते करने को। tan फाई कितना आएगा, tan फाई का फॉर्मूला क्या था, tan फाई का फॉर्मूला क्या था, एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। बाय चांस तुम्हारे सर्किट में रेजोनेंस होता है, तो tan फाई, रेजोनेंस का मतलब क्या है, एक्सएल एक्ससी बराबर है
अगर एक्सएल एक्सी बराबर है तो tan फाई कितना आ गया, यानी फाई कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। बेटा बोर्ड में उसने पूछा क्वेश्चन, सुनना क्वेश्चन क्या था? उसने कहा फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम बनाओ। किसका फेजर डायग्राम था, सुनना। फेजर डायग्राम बनाओ एलसीआर सर्किट का, जो कि रेजोनेंस पर है, जो कि रेजोनेंस, रेजोनेंस पे होने से मेरा ई नॉट और आई नॉट एक के ऊपर एक ही आ जाएंगे। आप जहां पे ई नॉट बनाए, जहां मर्जी बनाओ, आई नॉट उसके ऊपर ही होगा। ये देखो, ध्यान से देखो, जब आपके सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो ये आपका फेजर डायग्राम होगा, ई नॉट आई नॉट। ऐसे नहीं होगा कि एक आगे है एक पीछे है, ऐसे नहीं होगा। या ऐसे नहीं होगा, ये वाला आगे ये वाला आगे, ऐसे नहीं होगा। ये दोनों सेम फेज में आ गए, क्योंकि tan फाई 0 हो गया। tan फाई 0 हो गया, यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाओ और लिखो E एंड I इन सेम फेज। अब एक फिल इन द ब्लैंक दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो रिप्लाई करेगा उसका रिप्लाई काउंट होगा। मुझे टाइमर सेट करने दीजिए। लेट मी सेट द टाइमर। 30 सेकेंड्स का टाइम है जब हम स्टार्ट करेंगे टाइमर, उसके बाद। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड्स में, जल्दी नहीं करनी है, 30 सेकेंड्स में सोच सकते हो। चलिए, टाइमर स्टार्ट। 30 seconds में you have to repeat. At resonance, an LCR circuit behaves just like a, at resonance an LCR circuit behaves just like a, कई सारे बच्चे ट्राई कर चुके हैं। बाकी लोग 15 seconds आप। बहुत कम बच्चे हैं, सिर्फ 20-25 बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई करा है, पर हालांकि सही है आंसर, बट बाकी लोगों ने कुछ नहीं। आंसर इज बिहेव्स जस्ट लाइक अ आर्स। वैसे ही सोच लो ना यार, एक्सएल एक्सी कट गए थे तो आपके सर्किट में जेड सिर्फ कितना आ रहा था, आर आ रहा था। यहां से भी देखो, फाइव 0 आ रहा है, ई और आई ओवरलैप कर रहे हैं, सेम फेज में है। यानी आपका है तो एलसीआर सर्किट, पर वो बिहेव किसकी तरह कर रहा है, बस आर सर्किट। तो जो भी प्रॉपर्टीज होंगी आपके सर्किट की, वो बिल्कुल कौन से सर्किट को रिजेंबल करेंगी, आर। चलिए न्यूमेरिकल पर आ जाओ। ये दोनों ग्राफ पर अभी आएंगे डिटेल में, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर आपने नहीं बनाया था तो प्लीज बना लो। ये सर्किट में जेड का ग्राफ है वर्सेस ओमेगा, जेड का ग्राफ है वर्सेस ओमेगा। और ये सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का ग्राफ है वर्सेस। कोई कहता है ओमेगा क्या हो, ओमेगा आपका एसी सोर्स का ओमेगा हो, एसी सोर्स का ओमेगा हो। अलग अलग कंट्रीज में ओमेगा अलग अलग। तो मैं अगर इस एलसीआर सर्किट को, एलसीआर सर्किट को सुनो, अलग अलग कंट्रीज में ले जाऊं, इस एलसीआर सर्किट को मैं अगर अलग अलग कंट्रीज में ले जाऊं, इंडिया में जैसे ओमेगा अलग होगा, अमेरिका में ओमेगा अलग होगा, यूरोपियन कंट्रीज में ओमेगा अलग अलग होगा। ओमेगा क्या चीज होती है, 2 पाई एफ। और एफ इंडिया में 50 हर्ट्स है, कुछ कंट्रीज में 45 हर्ट्स है, कुछ कंट्री में 60 हर्ट्स है। तो ओमेगा अलग अलग होगा। तो जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू ओमेगा के साथ देखो कैसे वेरी कर। रेजोनेंस के वक्त जेड सबसे कम, अगर रेजोनेंस होता है तो जेड सबसे कम होता है, क्योंकि एक्सएल एक्सी का।
और करंट सबसे ज्यादा होता है। अभी आएंगे इन ग्राफ पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट। चलिए पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इन ग्राफ्स पर। चलो बेटा, न्यूमेरिकल है एक। क्वेश्चन, L इज इक्वल टू, लिखिए वैल्यू 16 हेनरी, कैपेसिटर इज इक्वल टू 4 फेराड, R इक्वल टू 5 ओम, R इक्वल टू 5, connected to a 100 volt AC supply. The circuit is in resonance. The circuit is in resonance. Find I. Find power. ये करो, एक पार्ट और ऐड करो जल्दी से। आराम से करा दो, कोई बात नहीं, इस पे कोई टाइमर नहीं, आराम से करो, तसल्ली से करो, सोचो, पर सोच के करो। टेक योर टाइम, 2-3 मिनट्स ले लीजिए। चलिए देखें, सर्किट बनाते हैं। एल सी, ये मेरा एसी सोर्स का हमें दे रखा है 100 वोल्ट। कुछ बताया नहीं है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या क्या है, तो ये आरएमएस होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो इट इज द आरएमएस, ये ई आरएमएस। अब इसने आपको एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं दी, यानी ओमेगा नहीं दिया, पर एक चीज बोल दी क्वेश्चन, द सर्किट इज इन रेजोनेंस। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सर्किट किसमें है, रेजोनेंस। तो मेरा तो काम आसान हो गया, मुझे तो एक्सेल एक्ससी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ना मैं निकाल सकता हूं। आई कैन नॉट फाइंड आउट एक्सेल, आई कैन नॉट फाइंड आउट एक्ससी, क्योंकि उसके लिए तो ओमेगा चाहिए, है ना। पर वो निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा। बट क्यों करें, क्यों वेस्ट करें टाइम, क्यों वेस्ट करें रेजोनेंस सर्किट ना। रेजोनेंस में चलो सॉल्व करते हैं। जेड कितना ही आएगा, आर के बराबर ही आएगा, खत्म। जेड कितना ही आएगा, आर के बराबर है। तो जेड कितना होगा, आर कितना दिया हुआ है, 5 हो, तो जेड इज 5 हो। करंट का फॉर्मूला लगाता हूं मैं। अब एक चीज और देखो प्लीज, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। कौन से वाला करंट पूछा, उसने करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है या करंट की आरएमएस वैल्यू, कुछ बोला नहीं है, तो ये इंप्लाइड है कि ही वांट्स यू टू टेल द आरएमएस वैल्यू। तो आई नॉट का फॉर्मूला होता था ई नॉट बाय जेड, पर ये आई नॉट नहीं है, ये आई आरएमएस है, तो दिस शुड बी ई आरएमएस बाय जेड। तो आई आरएमएस आ जाएगा, ई आरएमएस कितना होगा, ई आरएमएस दे रखा है 100
बाय 5 which is equal to 20 एम्पियर। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया भैया। भाई कुछ टाइम वेस्ट ही नहीं करना, नो नीड टू वेस्ट द टाइम। भाई सीधा सीधा जीरो। पावर फैक्टर होता है R/Z, या अगर पावर फैक्टर R/Z से नहीं करना तो पावर फैक्टर आप करो इस फॉर्मूले से cos। फाइव जीरो है तो पावर फैक्टर हो गया cos जीरो, वो 1 हो गया, यानी पावर फैक्टर। तो देखिए कितना आसानी से हो रहा है ना। आगे पार्ट्स ऐड करेंगे कुछ, एबीसी तो हो गए, आगे और पार्ट्स ऐड करेंगे। यहां तक पहुंच जाओ, यहां तक पहुंच जाओ, कर पा रहे हो, आई नो आप लोग कर पा रहे हैं। जो भी बच्चे सिंसियरली सुन रहे हैं वो कर पा रहे हैं। आगे पार्ट्स, ठीक है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया हमारा, करंट आ गया है 20 एम्पियर, पाई जीरो है, पावर फैक्टर 1। पार्ट डी ही है, पार्ट डी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। पार्ट ई है एक्सएल, पार्ट एफ है एक्सी। चलिए पार्ट्स ऐड कर दिए। पार्ट डी एफ है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, मेरे एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अब ये आप यहां से कर सकते हो, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में हमने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला डिराइव करा था बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला डिराइव करा था। रेजोनेंस के वक्त ओमेगा कितना होता है, 1/√LC होता है ना। और फिर फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला डिराइव करा था, 1/2π√LC होता है। और एल और सी की वैल्यूज देखो ऐसे दे रखी है कि रूट आसानी से निकल आए। एल कितना है 16, और ये सी 4, 16 4 64। कहीं मिली माइक्रो तो है नहीं, मिली माइक्रो का भी ध्यान रखना होता है, वो तो है नहीं। तो ये 8 बाहर आ है ना, 64 का रूट 8, 8 इंटू 2 16 पर, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/16। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, आपका जो एसी सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/16 पाई हर्ट्ज। क्योंकि रेजोनेंस पे हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो लगा दिया। अच्छा अब ओमेगा कितना होगा, कोई कहता है ओमेगा क्यों निकाल रहे हो, ओमेगा तो पूछा ही नहीं है। पर बेटा ओमेगा मेरे को चाहिए एक्सएल और एक्ससी निकालने के लिए चाहिए होगा। तो ओमेगा, ओमेगा इज 2πf, और एफ है 1/16 पाई। तो ओमेगा आ गया हमारा 1/8। ओमेगा आपका आ रहा है 1/8, और इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। हालांकि पूछा नहीं है मेरे से फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी तो मेरी ये हो गई थी, और ओमेगा मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे को अगले पार्ट के लिए चाहिए। चलो अब जरा देखते हैं, एक सेकंड, एक्सेल कैसे निकालूं मैं, एक्सेल कैसे निकालूं। तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा है 1/8, और एल कितना है, एल दे रखा है 16। तो एक्सेल आ गया 2। अब एक्सी कैसे निकालूं, एक्सी बताएगा कोई बच्चा कैसे निकालूं। एक्सी निकालने के लिए हालांकि फॉर्मूला होता है 1/ωc, बट डू नॉट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम बेटा, सुनो, डोंट वेस्ट टाइम हियर। ये फॉर्मूला मत लगाओ। क्या करूं फिर, ये फॉर्मूला नहीं लगाओ तो, यही तो फॉर्मूला होता है एक्सी का। सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्सेल एक्सी के बराबर ही आया होगा।
पूरा क्वेश्चन यही मान के तो करा है एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। तो अब एक्सी के लिए फॉर्मूला लगा लो, कोई बात लगा, पर नहीं समझ आ रहा लगा लो। ओमेगा कितना है 1/8 और सी कितना है 4। वही आएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर, टू ही आएगा, टू ही तो आएगा। तो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, वी कैन डायरेक्टली से कि रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्सएल एक्सी बराबर, ठीक है ना। आगे पार्ट्स ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स, रेजोनेंस में जो न्यूमेरिकल पूछ सकता है सब ये पूछ। अगला पार्ट यहाँ ऐड कर, नेक्स्ट पार्ट इज, लिखो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच, ये हमारा पार्ट जी है, जल्दी से करिए अब, वोल्टेज अक्रॉस ईच। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट यानी, यानी क्या निकालना है, ई एल, ई सी और ई आर, पूरा हमारा एलसीआर भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ। और एक चीज और, गलत है बेटा आंसर तुम्हारा, जीरो नहीं है ई एल ई सी। ये वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट कौन सी वाली वोल्टेज है, ये कौन सी वाली है, ये आरएमएस वैल्यूज, ये आरएमएस वैल्यूज, क्योंकि उसने वोल्टेज के साथ और कुछ नहीं बोला, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज जस्ट सेइंग वोल्टेज। तो वोल्टेज की हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आरएमएस वैल्यू। तो ईएल की आरएमएस वैल्यू, ईसी की आरएमएस वैल्यू और ईआर की आरएमएस वैल्यू। आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, आज आप लोगों में से जिसको दिक्कत आई है एक बार प्लीज इसको गो थ्रू करें, कैसे करेंगे देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे तीनों की वोल्टेज, तीनों को कितनी कितनी वोल्टेज मिल रही है, ये हम कैसे निकालें। देखिए ईएल का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, आई एक्सएल, क्योंकि मेरे को ईएल की आरएमएस वैल्यू चाहिए, ये करंट की भी आरएमएस। अगर मेरे को ईएल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो आई की भी मैक्सिमम वैल्यू, ये बताया था। तो आई आरएमएस कितना आ रहा था 20, ये रहा, और एक्सएल था 2, तो ये आ गया 40 वो। ईसी की आरएमएस वैल्यू इज आई आरएमएस इंटू एक्सी, आई आरएमएस था 20 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो सेम ही आएगा, दिख नहीं रहा क्या, सेम ही आएगा, एक्सएल एक्सी सेम ही है, तो दोनों की वोल्टेज भी सेम ही आएगी। फिर ई आर आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। कितना आ जाएगा, आर कितना तक मिल रहा है 5, अच्छा आर 5, तो 20 इंटू 5 100 वोल्ट। और अब आप देखो आपका फेजर ऑटोमेटिकली सही बनेगा, ऊपर की तरफ होता था ईएल, नीचे होता था ईसी, तो ईएल आपका 40 है, ईसी भी आपका 40 वोल्ट है, ये ईआर है, तो नेट वोल्टेज मैच करेगी, देखो करेगी मैच, 100 से मैच करेगी, नेट वोल्टेज 100 से मैच करेगी, क्योंकि ईएल और ईसी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट वोल्टेज कितनी ही आएगी 100 ही आएगी, और नेट वोल्टेज 100 ही, क्योंकि ये 40 और 40 तो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट फेज में है, कट जाएंगे, ठीक है ना। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, पूरा हो गया ये क्वेश्चन। एक और बस लास्ट क्वेश्चन आज का, एक क्वेश्चन और,
ये देखिए क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। ये एसी सोर्स है, इसकी वोल्टेज 200 वोल्ट है। इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा रखा है और कैपेसिटर के अक्रॉस भी एक वोल्टमीटर लगा। ये दोनों इनकी वोल्टेज मेजर कर, ठीक है ना, ये दोनों वोल्टेज को मेजर। इसकी रीडिंग आ रही है 240 वोल्ट, इसकी रीडिंग भी है 240। तो वो आपसे कहता है इस वाले वोल्टमीटर की रीडिंग। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट। ये तीन वोल्टमीटर्स लगे हैं, तीनों एलिमेंट्स के अलग क्रॉस अलग अलग, तीनों एलिमेंट्स के क्रॉस अलग अलग वोल्टमीटर लगे हुए हैं। इसकी रीडिंग 240 है, इसकी 240 है, यहाँ दे रखा है। यू हैव टू टेल की ये रीडिंग। ये पता है मुझे ई एल है, ये पता है मुझे ई सी है, और यहाँ मुझे ई आर। तुम्हें पता है, फेजर से देख लो, ऊपर की तरफ ई एल होगा, नीचे की तरफ ई सी होगा, यहाँ ई आर होगा, और तुम्हारा नेट जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। ये सारी आरएमएस वैल्यूज फेजर से ऐड करो नेट। तो ई एल 240 है, ईसी भी 240 दिया हुआ है, यानी ये तो रेजोनेंस सर्किट है, ये तो रेजोनेंस सर्किट है। और ये तो कट जाएंगे, तो जो नेट वोल्टेज आएगी वो यही आएगी बस। नेट वोल्टेज ई आर के बराबर ही होगी। नेट वोल्टेज है कितनी, ये ई आर के बराबर ही होगी, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। तो जो नेट वोल्टेज आती थी वो इन सबको मिला के आती थी, है ना। नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट करते थे, ई एल माइनस ई सी, फिर ई आर का स्क्वायर, ये करते थे। पर ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो नेट वोल्टेज जो आएगी वो ई आर ही आएगी, तो यानी ई आर कितना ही होगा, 200 वोल्ट। ठीक है ना। चलिए आज यहाँ तक करेंगे। बुक में से एक क्वेश्चन है रेजोनेंस का, वो आपको बता देते हैं। आपने अभी करना है, क्लास खत्म होते ही अभी आपने वो करना है। तो एक बार बुक खोल लो, साथ साथ, ये नहीं कि बाद में करो, अभी करना है। बुक खोल लीजिए प्लीज। पेज 239 पे क्वेश्चन 25। पेज 239 पे क्वेश्चन नंबर 25, ये आप अभी करेंगे, ठीक है ना। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।